तो चलो, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या बात है। मेरा बच्चा, हम लोग देखो पहले 143 को रिवाइज करते हैं, फिर कारों का जितना पड़ा है उतना रिवाइज करते हैं, फिर आज टारगेट रखते हैं कि कारों का मेजर पार्ट खत्म हो जाए। अगर हो गया तो बेस्ट है, ठीक है ना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल करेंगे उसका। अरे बोलो ना कुछ। यस, बट टारगेट रखते हैं कि आज इस 21 पॉइंट को रिवाइज करके, पढ़ के, समझ के इसको खत्म करते हैं, ताकि फिर कल रिवीजन करके एक नया टॉपिक जो कॉस्ट ऑडिट है उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो ना कुछ तो भी। यस सर, चलो। शुरुआत करते हैं अपन 143 सबसेक्शन 3 से। बात हो रही है 143 सबसेक्शन 3 की। रीडिंग नहीं करना है, मेरे पास देखना है, जवाब देना है। ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही थी 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चा? बोलो ना कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट में फर्स्ट पॉइंट, वेदर द ऑडिटर हैज सॉट एंड ऑब्टेन्ड all the information and explanation to the best of his knowledge and belief necessary for the purpose of audit। ऐसी बात हुई थी। अगर उसको उसके डिटेल्स नहीं मिले तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड द डिटेल्स, कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला एंड उसका फाइनेंशियल इफेक्ट। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। आज ट्राई करो, देखो टुडे इज द थर्ड डे फॉर दिस कॉन्सेप्ट, हो गया तो थोड़ा ट्राई करो दिमाग पे जोर लगाने का। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिल गया। सेकेंड पॉइंट बात करता है किसके बारे में? वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज बीन मेंटेन्ड। सही बात है एकदम। एंड इसी के अंदर और एक पॉइंट है, द रिटर्न्स फ्रॉम द ब्रांचेस हैज बीन सेंट टू हिम। सही बात एकदम। यस सर। थर्ड पॉइंट, द रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच विच इज ऑडिटेड बाय एन पर्सन अदर देन कंपनी ऑडिटर। मतलब ये कौन सा ऑडिटर? ब्रांच ऑडिटर। सो क्या करना पड़ेगा अपने को? Whether that report has been sent to him and how it has been dealt with। आसान एकदम। यस सर। फोर्थ पॉइंट मेरा बच्चा बात करता है, वेदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इन अग्रीमेंट विथ व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये भी सही है एकदम। यस सर। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ABCDE। नेक्स्ट वी हैव इज F, मतलब ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑन व्हाट? Any financial, पूरा बोलो पहले, any financial transactions or matters that is having what? Adverse effect on the functioning of the company। तो वो रिपोर्ट करने का है। उसके बाद G, मतलब बात हो रही है डायरेक्टर जी। डायरेक्टर जी, whether directors are disqualified under section number 164 subsection 2। सही जा रहे हैं अपन एकदम? बिल्कुल। उसके बाद अपन बात करते हैं H, बीच में से आ गया, वो बात करता है any observation, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन और कमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? टू थिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ। ऐसी बात हुई थी। यस सर। फिर उसके बाद आई से बात करते हैं किसके बारे में? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। सो वेदर कंपनी हैज व्हाट? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, मतलब वेदर दे आर ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सही बात है। यस सर। बट ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है ना मेरा बच्चा, ये कोई प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। बराबर है ना? ये कौन से प्राइवेट कंपनीज है मेरे बच्चा? 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल। सॉरी, कुछ भी बोल रहे मेरे पीछे आप लोग, चालू हो गए सर बस पीछे। टर्नओवर लेस देन 50 crores as per latest audited financial statements and borrowings from banks or borrowings from bank or financial institution less than 25 crores at any point of time during the year। सही बात है। बट इनका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा इफ दे डू नॉट कंप्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92 एंड 137। ये भी सही है एकदम। यस सर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट कि इफ अदर एनी मैटर्स प्रिस्क्राइब्ड है तो उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सो अदर मैटर प्रिस्क्राइब्ड में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बोलो ना। पेंडिंग लिटिगेशन, मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस एंड डिले इन ट्रांसफरिंग टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ऐसी कुछ बात हो रही थी। तो ये हो गया अपना 143 सबसेक्शन 3। फिर हम लोग अगले ड्यूटी के पास गए बच्चा, वो है सेक्शन नंबर कौन सा? 143 सबसेक्शन 11। बोलो एक बार, 143 सबसेक्शन 11। उसके अंदर क्या ड्यूटी लगाई थी? ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स
स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. बोलो ना और एक बार. ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सही जा रहे हैं अपन एकदम. यस सर. तो 143 सबसेक्शन 11 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद नफरा, फुल फॉर्म क्या है उसका, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, विल डू व्हाट, इशू अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर in respect of certain class or description of companies, and the auditors of such companies are required to report on the matter specified therein. इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए एक ऑर्डर पास करेगा. बता सकते हो उस ऑर्डर का नाम क्या है? कारो. फुल फॉर्म क्या है उसका? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020. सही है एकदम. यस सर. ये कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को एप्लीकेबल होगा. जिन्हें ये एप्लीकेबल होगा उस कंपनी के ऑडिटर्स ने, बोलो ना मुझे एक बार, उस कंपनी के ऑडिटर्स ने, सही बात है एकदम. यस सर. उस कंपनी के ऑडिटर्स ने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? अपने ऑडिट रिपोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैटर्स दिए उसके ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा. आई बात समझ में आपको? यस सर. कुछ क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी यहां तक? पक्की बात है एकदम. यस सर. आसान है, आसान है. यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब उसके बाद बात होती है एप्लीकेबिलिटी की. ए बातें नहीं करेगा उधर जो नीचे क्लास में बैठे, उधर ग्रीन शर्ट वाला मार खाएगा बहुत, है ना? हाँ हाँ, तू ही हाँ, बाजू में देखने का नहीं उसको. तो अब बात हो रही है किसके बारे में? हम जो बात कर रहे हैं किसके बारे में? एप्लीकेबिलिटी. सो कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट. बच्चा मेमोरी टेक्निक क्या था उसका? One person got his Samsung S8 insured from a private bank. तो मेरा बच्चा 1% मतलब 1% कंपनी. सही है एकदम. यस सर. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? सुने नहीं आया? सैमसंग कौन सी कंपनी है? स्मॉल कंपनी. S8 सेक्शन 8 कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. एंड बैंकिंग कंपनी. सही जा रहे हैं अपन एकदम. यस सर. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था अपने लिए? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो बेटा उसका मास्टर कंडीशन क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग द होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग, बराबर. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 crore एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉट एक्सीडिंग 1 crore एंड टर्नओवर बोलना है. क्या कर रहे हो? टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 नॉट एक्सीडिंग 10 crores. आई बात समझ में? यस सर. तो ये बात हो गई थी किसे एप्लीकेबल है और कौन से कंपनीज एक्सेप्शंस में आते हैं. तो एक्सेप्शंस वालों को कारों के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करने का. ये तो बात एकदम सिंपल है, एकदम ऑब्वियस है. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? ओके. उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं मैटर्स के ऊपर. कल अपन ने 4 मैटर डिस्कस किए थे. ट्राई करेंगे कि आपको वो बिना बुक में देखे जितना भी कल डिस्कशन हुआ था उसके बेसिस पे आप आज उसको रिप्रोड्यूस कर पाते या नहीं कर पाते. देखो अपने दिमाग पे भरोसा रखना. मैं क्या बोल रहा हूं? अपने दिमाग पे भरोसा रखना, हिम्मत मत हारना. आप लोग कर सकते हो, कर सकते हैं ना? यस सर. तो कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट. मस्त एकदम अच्छे से बोलने का, डरने का नहीं. गलत तो गलत. आज एक बार गलत बोलोगे ध्यान में रहेगा कि यार मैंने ये गलत बोला था और इसका सही आंसर ये था. ठीक है? यस सर. तो पहले फटाफट जो हम लोग ने 4 बातें करी थी, वो 4 बातें कौन सी थी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स. सेकेंड पॉइंट इन्वेंट्री. थर्ड पॉइंट लोन्स. एंड फोर्थ पॉइंट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज. ऐसी बात हुई थी. फर्स्ट अभी एकदम चलो कॉन्सेंट्रेट करके. प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, उसके अंदर 5 पॉइंट थे. सबसे पहले रिकॉर्ड्स, सेकंड फिजिकल वेरिफिकेशन, थर्ड टाइटल डीड्स, फोर्थ रिवैल्यूएशन, फिफ्थ बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामी प्रॉपर्टीज. सही बात एकदम. यस सर. अब उसके अंदर जाएंगे. रिकॉर्ड्स की बात करते हैं. तो पहले कौन से रिकॉर्ड है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट. उसका क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? फुल पर्टिकुलर शोइंग व्हाट? क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन. सेकेंड क्या बोलता है? इंटेंजिबल एसेट्स का फुल पर्टिकुलर्स दिखाने. खत्म हो गई बात. यस सर. अब अपने को क्या करना है? फिजिकल वेरिफिकेशन. तो अपने को जाके चेक करना है कि किसने
मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कब करना चाहिए, रीजनेबल इंटरवल्स पे, किया या नहीं किया। उसमें डिस्क्रिपेंसी कौन सी चाहिए, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। अगर इफ एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस तो हाउ इट हैज बीन डेल्ट विद। खत्म हो गई बात, यस सर। उसके बाद अपन जाते हैं थर्ड पॉइंट में, किसकी बात करते हैं, टाइटल डीड्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इट शुड बी इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो डिटेल्स देने पड़ेंगे। कौन सी डिटेल्स देने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, फिर इसके किसके नाम पे है बराबर, इन हुज नेम इट इज हेल्ड, वेदर दैट पर्सन, रिलेशन क्या उसका, डायरेक्टर, प्रमोटर और एम्प्लॉय, फिर उसका पीरियड और रेंज बराबर, एंड लास्ट में रीजन फॉर नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी। ऐसी बात हुई थी, इजी है मालिक, सही है एकदम, ओके। उसके बाद बात करते हैं रिवैल्यूएशन। सो भाई सबसे पहले कंपनी ने प्रॉपर्टीज को रिवैल्यू किया है क्या, रिवैल्यू किया तो वो किसके द्वारा होना चाहिए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एंड फिर वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इफ द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, अमाउंट ऑफ चेंज इज 10% और मोर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट। सही बात है एकदम, यस सर। तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है, सही है एकदम, यस सर। बेनामी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो बेनामी प्रॉपर्टीज अपने को ढूंढने का, बेनामी प्रॉपर्टीज नहीं, अपने को देखना है कि इफ एनी केस हैज बीन इनिशिएटेड और इज पेंडिंग इन द बेनामी प्रॉपर्टीज प्रोहिबिशन एक्ट 1988, तो उस केस में आपने को बस उसके डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या, कॉन्फिडेंस है क्या, यस सर। मेरा बच्चा सेकंड पॉइंट क्या बात करता है, इन्वेंट्री। उसमें भी दो पॉइंट है सिर्फ, एक तो क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन और दूसरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। फिजिकल वेरिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे कि मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल्स पे किया या नहीं किया, बट डिस्क्रिपेंसी के लिए उन्होंने परसेंटेज दिया है 10% और मोर, तो हाउ इट हैज बीन डेल्ट विद। ये भी आसान है एकदम, बेस्ट है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो बेटा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस सैंक्शन लिमिट या यूटिलाइज लिमिट, सैंक्शन लिमिट इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़। तो बैंक क्या करती है, सॉरी कंपनी क्या करेगी, क्या देगी, स्टेटमेंट देगी ना ऑफ द इन्वेंट्री, तो उसका रिकॉर्ड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा चेक कर देगा। खत्म हो गया पॉइंट, सेकंड पॉइंट ओवर। थर्ड पॉइंट में चलते मेरा बच्चा, लोन्स। सो लोन्स की बात जब करते हैं, सो लोन्स गारंटी, सिक्योरिटी, एडवांस और इन्वेस्टमेंट अगर दिया है तो आपको डिस्क्लोज करना है उसका क्या, किसको लोन दिया है, टू द अमाउंट एंड द बैलेंस एज ऑन बैलेंस शीट डेट, टू द बोलो जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी एंड एसोसिएट एंड अदर देन जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। अब दिया है लोन तो उसका अपने को सेकंड पॉइंट क्या देखना है, टर्म्स एंड कंडीशन, दे आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। फिर थर्ड पॉइंट शेड्यूल फॉर रीपेमेंट, तो वो स्टिपुलेटेड है ना, एंड उसके हिसाब से रेगुलर रिसीट्स मिल रहे या नहीं। अगर वो ओवरड्यू हो गया फॉर मोर देन 90 डेज तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर इट्स रिकवरी। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, बोलो ना, इफ द लोन इज व्हाट, ड्यू डेट पे नहीं हुआ है एंड इट हैज बीन रिन्यूड, एक्सटेंडेड और गिवन एनी फ्रेश लोन, तो आपको दिखाना है अमाउंट ऑफ द लोन एंड द परसेंटेज ऑफ दैट लोन रिन्यूड, एक्सटेंडेड और गिवन फ्रेश लोन एज कंपेयर टू द टोटल लोन्स। एंड सिक्स पॉइंट आपको क्या बोलना है, इफ द लोन इज रिपेएबल ऑन डिमांड और देयर इज नो रिपेमेंट शेड्यूल टू इट, तो उसका अमाउंट एंड द परसेंटेज एज कंपेयर टू द टोटल लोन ये आपको दिखाना है। सही है एकदम, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट अपन बात करते हैं फिर से किसके बारे में, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज, वेदर दे कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 185 एंड 186। अब देखो मजा इस बात का है, 185 किसके बारे में बोलता है बता दो, लोन टू डायरेक्टर्स, यू ऑल नो इट। 185 टॉक्स अबाउट लोन टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं क्या, नहीं, बट उसके कुछ कंडीशंस हैं तो वो आपको चेक करना है। 186 में किसकी बात करता है, इन्वेस्टमेंट्स इन द कंपनीज, नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ कंपनीज, करना है तो वो कंडीशंस को देखना पड़ेगा। खत्म हो गया ना भाई, समझेगा, यस सर। अब देखो अपन ने ना पहले का रिवीजन क्यों नहीं कर रहे, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, वो सब, वो मेरे को ऐसा लगता है यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इट। अगर वो रिवाइज करते जाएंगे तो आधा पौना घंटा पूरा सिर्फ रिवीजन में जाएगा, फिर नया कॉन्सेप्ट अपना होगा नहीं। सो नाउ वो थरो हो चुका है ना, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बड़ा पार्ट है, उसको भी अभी ये देखो अपन ने फास्ट रिवीजन किया क्या इसका, नहीं, क्योंकि अभी पढ़ा हुआ है ना, इसका स्लो रिवीजन करेंगे जब तक आपको इसके ऊपर कमांड नहीं आएगा। फिर जब तक इसके ऊपर कमांड आ जाएगा, पिछला थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है वीक हो जाएगा।
4 भी रिवाइज कर लेंगे फिर, और दोनों एक साथ रिवाइज करेंगे तो चैप्टर जब एंड होगा अपना क्या हो जाएगा, फुल रिवीजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट का। समझे बात को? यस सर। सो हियर वी आर डन विद द 4 पॉइंट्स। जो उधर नीचे क्लास में बैठे हैं गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑल क्लियर? थम्स अप देके बता दो मुझे। यस, ऑल गुड, वेरी गुड। ए येलो ड्रेस वाली छोरी करना तू भी, हाँ ओके चलो ओके आगे बढ़ते हैं अभी अपन। नेक्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज, बोलो कुछ एक बार, नहीं बोलना, पब्लिक डिपॉजिट्स। अभी इजी इजी है थोड़े, ये पॉइंट जो है थोड़े फास्ट हो जाएंगे, बहुत आसान है एकदम। तैयार सब लोग? ओके सो अब बात करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में। पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब ऑब्वियसली कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट्स? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एप्लीकेबल है ना? हाँ तो सही है ना एकदम? यस सर। तो अभी एकदम सिंपल है मालिक, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना एकदम क्या बोला है इधर। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, ये कब एप्लीकेबल हो जाएगा, कब स्टार्ट होगा ये? अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं तो बाय द कंपनी, और अमाउंट्स विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट्स वेदर डायरेक्टिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो किया या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डायरेक्शंस इन रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, तो आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए। और दूसरा, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 टू 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये आपने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा हुआ है डिपॉजिट चैप्टर में, बराबर। तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 टू 76 आपने फॉलो किए या नहीं किए, एंड रूल्स मेड देयर अंडर वेयर एप्लीकेबल हैव बीन कंप्लाइड विथ और नॉट। इफ नॉट, नेचर ऑफ सच कन्वेंशन टू बी स्टेटेड। इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय CLB और NCLT और RBI और एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल, किसी को मत छोड़ो, किसी ने भी अगर डिपॉजिट एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कभी भी अगर कोई ऑर्डर पास किया हो तो उनके ऑर्डर को भी आपने कंप्लाई किया या नहीं किया वो आपने बताना है। तो भाई देखो मेरे पास, समझो एकदम सिंपल सी बात है, बोलो अगर कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है तो वो कौन से डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स। वो ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट करके प्राइवेट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में बात नहीं हो रही है। अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, डिपॉजिट चैप्टर में कौन से सेक्शंस पढ़े थे अपन ने? 73 टू 76। तो वो सेक्शंस को फॉलो किया और उसके जो रेलेवेंट रूल्स है वो आपने कंप्लाई किए या नहीं किए, अगर नहीं किए तो उसकी डिटेल्स दो। सो दो बातें स्टार्टिंग के बता दो, माई बाप बता दो, गुस्सा हो नहीं ना, फिर बताओ ना, ऐसे क्या कर रहे? कम ऑन, पब्लिक डिपॉजिट्स, तो आरबीआई के गाइडलाइंस एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 टू 76 वो कंप्लाई किए या नहीं किए, नहीं किए तो उसके डिटेल्स देने। साथ ही साथ कभी फ्यूचर में कौन कौन, कंपनी लॉ बोर्ड, छोड़ो मत किसी को भी, CLB, NCLT, RBI, ट्राइब्यूनल, बराबर क्या नहीं, और एनी अदर क्या बोल रहे, हाँ कोर्ट। तो अगर उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर को भी अपने को कंप्लाई करना है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। कौन सा? 5th पॉइंट किसके बारे में बात करता है? पब्लिक डिपॉजिट्स। स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 बोलेंगे, एक बार हेडिंग बोलना है बस। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, लोन्स इन्वेस्टमेंट, अभी और एक है ना पॉइंट, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज एंड सिक्योरिटीज, अभी पढ़ा। पब्लिक डिपॉजिट्स, सही जा रहे एकदम? यस सर। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। देखो आप समझने की कोशिश करो, अभी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। एक तो पहले अगर आपको याद आता होगा सेक्शन नंबर 128, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, कुछ बातें याद आती है? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सेल्स एंड परचेसेस एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मेमोरी टेक्निक आपका था मास्क, के वुड स्टैंड फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मास्क MASK, बट मैं के बोल रहा हूं, के फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड मेरे को हिस्सा बोलने का है। बोलू क्या मैं? बोलू ना मैं, बस खत्म हो गया बात। मैं के बोलेगा, झगड़ा करना तो बाद में करेंगे। तो
मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सेल्स एंड परचेस एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स. तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स डज फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? अरे व्हाट मास्क? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सही ना? इट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा कब बनेंगे? अगर सेक्शन नंबर 148 सबसेक्शन 1 बोलता है तो. सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? इसका भी ऑर्डर पढ़ने का अपने को. सच्ची बोल रहा हूं मैं. इसका भी अपने को पढ़ने का. देखो मैं आपको बताता हूं. आज बहुत पढ़ने का अपने को. रोज पढ़ते सर. नई बात क्या है उसमें? डरते क्या हम? अभी इसके लिए भी एक ऑर्डर है जो अभी अपन ये ऑर्डर खत्म करने का दूसरा ऑर्डर पढ़ेंगे. सेक्शन नंबर 148 दिख रहा है क्या बच्चा? देखो ना यहां. यस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज. इसमें सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं. 148 सबसेक्शन 1. अगर आप यहां पे आके देखोगे तो क्या बोल रहे हैं? वेयर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148. तुम समझो बात को. 1 में वो बोलता है कि भाई पहले रिकॉर्ड्स मेंटेन कर, और अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा तभी तो सबसेक्शन 2 में क्या होगा? उसका ऑडिट होगा. पहले अगर आपने रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं किए तो ऑडिट कहां से होगा? तो इसीलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे तब जाके क्या होगा? ऑडिट होगा. नहीं सर पहले ऑडिट करेंगे. अरे रिकॉर्ड्स किस पे ऑडिट करेगा? नहीं तो तू बराबर. तो इसीलिए लॉजिकली 148 सबसेक्शन 1 क्या बोलता मेरा बच्चा? ध्यान से पढ़ो. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, मतलब और एक ऑर्डर पढ़ने का बाद में, in respect of class of companies which are engaged in production of goods providing services as may be prescribed, direct that the particulars relating to material, labor and other items of cost records as may be prescribed shall be also be included in the books of accounts of the company. समझेगा बात को? तो सिंपल सी बातें यहां पे कारों में आते हैं. और 6th पॉइंट जो है वो क्या बोलता है? वेयर मेंटेनेंस. पढ़ो अब एकदम सिंपल है भाई. वेयर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैज बीन स्पेसिफाइड बाय हुम? सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 बराबर के नहीं ऑफ कंपनीज एक्ट. सिंपली वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड एंड मेंटेन. ये रिपोर्ट करने का इजी है क्या? सच सच बोलो भाई. यस सर. चलो तो फटाफट मुझे फर्स्ट 6 पॉइंट्स बोल के बताओ. बोलेंगे ना? मेरे साथ हो ना? आज बहुत बढ़िया पढ़ना है. ठीक है ना? ओके चलो मजा आएगा एकदम. फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स. अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ड्यूज. हेडिंग से अंदर का कंटेंट क्लिक हो रहा है क्या? इसीलिए हेडिंग को ध्यान में रखते हुए अंदर के कॉन्सेप्ट के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेगा. नहीं तो बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है? सर मेरे को सिर्फ हेडिंग ध्यान में रहती है. कोई बात नहीं, हेडिंग से ही कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे. अब बात कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज. अभी इसके ऊपर बहुत चर्चा कर रहे हैं, मस्त विस्तार में डिस्कस करेंगे. सो बात हो रही है किसके बारे में? स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में. किसके बारे में बात हो रही है? स्टैट्यूटरी ड्यूज. स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब लीगली व्हाट मनी यू आर रिक्वायर्ड टू पे. अब आप समझो, आपके पास नोट्स आ गए ना. अब सिर्फ प्रवचन को सुनने का नहीं, अभी आज से एक्टिविटी करना, सिर्फ मार्किंग भी नहीं करने का, पेन लेने का हाथ में, पेन पेंसिल भी नहीं. अपने को इसी अटेम्प्ट के लिए बुक चाहिए, अगले अटेम्प्ट के लिए नहीं चाहिए. पेन लेने का, जो भी उसके लिए एक्सप्लेनेशन बोला, जो भी आपको उसके लिए समझा, आपने वहां पे स्क्रिबल करना है, नोट करना है. बुक में कचरा करना है आपको. मतलब अगर किसी को दोगे ना बुक आपकी, वो खोल के देखेगा भी ना, उसको डर लगना चाहिए, भाई क्या पढ़ रहा, पागल है क्या तू? समझे नहीं समझे? मतलब वो डाउन होना चाहिए, मां कसम है रहने भाई तेरी बुक नहीं चाहिए मेरे को. तो इतना एक्सप्लेनेशन का नोटिंग करना है. तो निकालो अपनी नोट्स. स्टैट्यूटरी ड्यूज जब बोला तो स्टैट्यूटरी मतलब क्या? द मनी विच यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैट्यूटरी ड्यूज. मतलब समझो हर एक चीज का, सिर्फ हेडिंग पढ़ के खुश नहीं होना है. स्टैट्यूटरी
मतलब लीगली रिक्वायर्ड बाय लॉ। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मारवाड़ी, तमिल, गुजराती, नेपाली, किसमें भी लिखना है लिखो, है ना, उर्दू में, पंजाबी में, जो आपको कंफर्टेबल है, शॉर्ट में जो आपको समझ में आता है, उसमें आपको क्या समझ में आया वो लिखो। जगह कम पड़ रही है तो स्टिक नोट्स लिखो, बट आपको अब ये काम प्रोएक्टिवली करना है। Whatever you understand, you have to note it down, scribble it down. समझे ना बात को? क्योंकि मेरी बात समझना, सब लोग इधर ध्यान देंगे मेरे पास। आपको इधर आपको समझो मेरी बात को। जब भी आप बुक खोल के आपने जो आपको समझा है वो लिखा है ना, बैकग्राउंड में सब समझ में आ जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है करके। सो 2-3 वर्ड्स विच यू राइट इज अ गेम चेंजर। ओके, सो मेक श्योर यू यूज द मार्जिन्स, यू यूज द स्टिक नोट्स, है ना। सब कुछ जो आपको बनेगा वो आपने करना है, अभी इन्वॉल्व रहना क्लास के अंदर, बराबर। यस, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब क्या हुआ बच्चा? द मनी विच यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे टू द गवर्नमेंट। सही बात है एकदम, यस सर। नाउ जब हम लोग बात करते हैं मनी विच यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे टू द गवर्नमेंट, मेरा बच्चा इसके अंदर 2 टाइप के ड्यूज है। कौन से? 2 टाइप के। एक है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, और दूसरे पैराग्राफ में आप देखोगे तो देयर इज डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। दिख रहा है आपको? स्टैट्यूटरी ड्यूज विच यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे, उसमें 2 सिचुएशंस हो सकती है। वन, देयर इज अनडिस्प्यूटेड, आपको मालूम है इतना भरना है, सरकार को मालूम है इतना आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे फीस ली 10,000 रुपए, उसके ऊपर मैंने आपको 18% जीएसटी चार्ज किया, तो 1,800 आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट नोज दैट हर्षद हैज टू पे 1,800। देयर इज नो डिस्प्यूट इन इट। तुम समझ रहे क्या बात को? उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर मुझे स्वप्निल पटनी क्लासेस मुझे पे करता है 10 लाख रुपीस, वो मेरा 10% टीडीएस कट करेंगे, तो 1 लाख रुपीस वो मेरा टीडीएस कट करेंगे। स्वप्निल पटनी क्लासेस पे जिम्मेदारी है कि वो 1 लाख रुपीस का टैक्स एज अ टीडीएस जमा करे। अनडिस्प्यूटेड है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, स्ट्रेट हिसाब है। तुम समझ रहे क्या बात को? सो एक होता है क्या बच्चा? अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जिसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि भाई हमें इतना भरना या नहीं भरना। समझ रहे बात को? तो वो है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। दूसरा क्या है? डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए हमारी इनकम कैलकुलेट करी, कुछ खर्चे हमने जोड़े, कुछ इनकम हमने नहीं जोड़ी, उसके हिसाब से हमने हमारा टैक्स कैलकुलेट करके, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करके हमने वो टैक्स भर दिया। फिर अब सरकार जो है ना नोटिस भेजती है, शो कॉज नोटिस। वो बोलता है रीजन बताओ कि ये इनकम आपके इसमें ऐड क्यों ना करे। वो बोलता है कि ये खर्चा आपने जो बुक किया है इसको हम लोग कंसीडर क्यों ना करें, हमें लगता है ये एक्सपेंस डिसअलाउड है, हमें लगता है दिस इनकम शुड बी एडेड। हम बोलते हैं नहीं करना चाहिए, वो बोलते हैं करना चाहिए। अब गवर्नमेंट का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और मेरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अलग अलग है। अब उसके वजह से टैक्स अलग अलग आएगा। अब इसमें क्या हो गया? हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि भाई प्रॉब्लम है, वो बोल रहे इतना भरो, हम बोल रहे हम इतना ही भरेंगे, तो भैया डिस्प्यूटेड है। अब टैक्स तो कानूनन तौर पे भरना पड़ेगा ना, टैक्स तो कानूनन तौर पे भरना पड़ेगा, बट अब उसमें क्या है मेरा बच्चा? डिस्प्यूट है। तो जो मनी अपने को लीगली पे करना है उसमें 2 हिस्से हो सकते हैं। वन, इट इज अनडिस्प्यूटेड, हमको मालूम है इतना भरना है, सरकार को मालूम है इतना आना है, खत्म। दूसरा क्या बोलता है यहां पे? अगर डिस्प्यूटेड है कि भाई हम बोल रहे इतना भरेंगे, वो बोल रहा है इतना आना चाहिए। समझे क्या बात को? तो फर्स्ट आपके दिमाग में माइंड मैपिंग टेक्निक के हिसाब से चार्ट बन जाना चाहिए कि स्टैट्यूटरी ड्यूज के 2 बच्चे, एक है अनडिस्प्यूटेड और दूसरा है डिस्प्यूटेड। क्लियर है? तो अब आपको पता चलेगा कि अब हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं करके, किसके अंदर क्या बातें हो रही है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो अब जब बात होती है अबाउट अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज विच इंक्लूड जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, वैट, सेस, सारे टैक्स आएंगे ना इसके अंदर। कानूनन तौर पे ये सारे खर्चे अपने को भरना जरूरी है। इसीलिए तो आपको हमने क्या बोला? स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब मनी विच आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे। एग्जाम में जब बैठे हो ना, तो अब आप इतना सब याद करते थोड़ी बैठोगे, बट आपको तो लंबा आंसर लिखने का है। तो बस स्टैट्यूटरी ड्यूज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानूनन तौर पे क्या क्या भरना पड़ता मेरे को छाप दो साहब। क्या क्या आएगा अभी बिना बुक में देख के बच्चा बताएगा, भाई मेरे को जीएसटी भरना पड़ता है, सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, ईएसआई, पीएफ। भाई लिखेगा ना तू, अब तुम समझेगा बात को।
लर्न करते कुछ नहीं बैठना, वो टॉपिक समझना। स्टैट्यूटरी मतलब क्या? लीगली रिक्वायर्ड टू पे, ये सब लीगली पे करना पड़ेगा मेरे को, समझे बात को? यस सर। अब इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। सो वो क्या कहता है कि ड्यूटी ऑफ टैक्सेस, वैट एक्सेट्रा, द ड्यूज टू अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज टू अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज हैज बीन पेड और नॉट। तुम समझे क्या बात को? मतलब वो सही से समय पे उन ऑथोरिटीज को आपने पे किया है या नहीं किया है। अगर आपने उसको पे नहीं किया है तो आपको अब रिपोर्ट करना है। तो अब मेरा बच्चा ध्यान देगा, इसके अंदर देखो अनडिस्प्यूटेड है, ड्यू डेट पे भरना चाहिए था, अनडिस्प्यूटेड है, ड्यू डेट पे भरना। अब जैसे जीएसटी का 20 तारीख को पे करते ना, टीडीएस का 7 तारीख को पे करते ना, बोलो ना। तो भाई करते होंगे नहीं, ढोकले टैक्स पड़ गया करते होंगे, मतलब क्या पागल है क्या तुम? हाँ, उससे करते होंगे बोलने का नहीं है ना। हाँ, तो आप समझिए ये पेमेंट करना पड़ता क्या नहीं करना पड़ता? समय समय पे करना पड़ेगा ना बॉस। हाँ, बट अगर आपने उस ड्यू डेट पे पैसा नहीं भरा, विनीत उस ड्यू डेट पे पैसा नहीं भरा, तो आपको क्या इंटीमेट करना है, क्या रिपोर्ट करना है? द एक्सटेंट ऑफ एरियर्स, कि कितना बाकी है आपका, द अरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकेम पेएबल शैल बी इंडिकेटेड। बोलो चक्कर आ गया? समझा नहीं समझा? नहीं समझा, मैं समझाता हूं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स गाइस, कम ऑन, ध्यान दो। सुनो, चलो कॉन्सेंट्रेट करो, ये बातें नहीं करेगा कोई भी उधर नीचे क्लास में, ठीक है? चलो। सो अब बात हो रही है, ये आपने स्टिक नोट लगा के वहां पे नोट करना है, पहले समझो, पहले समझो। बट नोट करने की इच्छा होगी तो कर लेना, या कहीं पे वहां पे स्क्रिबल करना है तो। अब बात हो रही है अनडिस्प्यूटेड, पहले समझो बोला मैंने। अब बात हो रही है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, सुन रहे क्या? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अप्रैल, मेरी बात सुनो, दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल। अब मान लो अप्रैल में एसपीसी ने मुझे मान लो 10 लाख रुपए पे किए, तो टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए 10% पे, विच इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। सो अप्रैल का टीडीएस कितना हुआ? 1 लाख रुपीज। कोई डिफिकल्टी इसके अंदर? नो सर। अब ये जो पैसा है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज 7th में तक एसपीसी ने भरना चाहिए, इसको बोलना पड़ेगा आपको। अगर ये 7th में को नहीं भरा बराबर, तो इट इज व्हाट 1 लाख रुपीज विल बिकम व्हाट इन अरियर्स। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, इट इज नाउ इन अरियर्स। सही बात है। अब इस एरियर को कब रिपोर्ट करेंगे वो समझना, समझो बात को। अभी ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना। अब ये 7 मई को जो भरने वाला पैसा था, इन्होंने इसको भर दिया 31 ऑफ दिसंबर को, 31 दिसंबर को पे कर दिया। कितना हो गया? कितने मंथ्स हो गए? 7 मंथ्स हो गए ओवर ड्यू होके। 31 मार्च को इसकी जो लाइबिलिटी है ये ड्यूज की, दिस इज 0। अब बताओ इस सिचुएशन के अंदर हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? कारों के अंदर रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months, ऐसा बोलना है आपको, ठीक है? रिलैक्स, मैं अभी तक आंसर नहीं दिया हूं, मैं एकदम आराम से, रिलैक्स। दूसरा, उसके बाद सिचुएशन ऐसा है कि मान लो इन द मंथ ऑफ डिसंबर, इन द मंथ ऑफ लेट अस से, हाँ चलो ऐसा करते हैं, इन द मंथ ऑफ डिसंबर मुझे फिर से 10 लाख रुपए दिए, इसके ऊपर फिर से टीडीएस कटेगा एट 10%, विच इज इक्वल टू मेरा बच्चा हाउ मच? 1 लाख, बराबर। जो उन्हें पे करना था 7th ऑफ जनवरी को, जो इन्होंने पे नहीं किया, सही बात है एकदम। और 31 मार्च तक अभी भी ये जो खर्चा है, इट इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग।
बताओ इसको रिपोर्ट करेंगे क्या? बोलो ना कुछ. इट इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st ऑफ मार्च. रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? बोलो ना कुछ. नहीं करेंगे. ओके ठीक है. अभी थर्ड करेंगे. ठीक है, डिस्कस करेंगे उसको आराम से. सिचुएशंस बता रहा हूं मैं आपको. अब उसके बाद इन द मंथ ऑफ जून फिर से मेरे को 10 लाख रुपए दिया. टीडीएस 10% विच इज 1 लाख. ओके ओके. अभी ये 31st मार्च को, मतलब ये जो भरना था कभी भरना था? 7 जुलाई को भरना था. अभी भी नहीं भरा. 31st मार्च तक भी वो पैसा आउटस्टैंडिंग है. बराबर? इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये अनडिस्प्यूटेड समझ में आ रहा? अपन ने इत्तू से पार्ट को अपन कितना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए. क्योंकि जब डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, आप चर्चा करोगे, आप दिमाग लगाओगे, तब जाके वो चीजें ऑटोमेटिकली रिटेन होती है. ओनली रीडिंग डज नॉट मेक द रिटेंशन. डिस्कसिंग, थिंकिंग ओवर इट विल हेल्प यू टू रिटेन इट. सो बताओ मुझे क्या होगा यहां पे? सिचुएशन ए बी सी किसमें रिपोर्ट करेंगे, किसमें नहीं करेंगे? और सोचो मेरी बात को, मेरी बात समझो. ये देखो, सुनो ना मेरी बात को. ऐसे ही आपको ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आएंगे और ये आपके 3 ऑप्शंस रहेंगे, ऐसे 3 केसेस रहेंगे. समझ रहे? सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी. चलो बताओ. सिर्फ सी में रिपोर्ट करेंगे. वापस एक बार प्रोविजन पढ़ते. देखो, इफ नॉट द एक्सटेंट ऑफ एरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, कंडीशन नंबर 1 क्या है? इट शुड बी आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेएबल. मतलब आप समझे अभी बात को? जल्दबाजी नहीं करना इसके लिए. इसमें 2 बातें हैं जो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए. नंबर 1, एक तो वो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, और 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 months तक रहना चाहिए, तभी जाके उसको रिपोर्ट करेंगे. मतलब अब आप समझिए बात को कि यहां पे ए सिचुएशन में रिपोर्ट करेंगे क्या? रिपोर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज नॉट आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? नंबर 2, यहां पे रिपोर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? Even though it is outstanding as on the last day of the financial year, it is not overdue for more than 6 months. समझे बात को? तो इसीलिए थर्ड सिनारियो में जब अपन आते हैं तो हम यहां पे रिपोर्ट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है एज ऑन लास्ट डे, प्लस इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 6 months. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, इसीलिए सी वाले में रिपोर्ट करेंगे. नाउ अंडरस्टूड? अब क्लैरिटी आया? बस ऐसा ही अच्छे से पढ़ना है डिस्कस करते करते. क्लियर है एकदम बात? यस सर. तो इसको आपने फटाफट स्क्रिबल कर लेना है. चलिए शुरू करें. सो दिस इज इन रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज. अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में चर्चा हुई मेरे बच्चों. मजा आ गया सर. बेस्ट है. हो गया? अच्छे से लिखना स्टिक नोट पे. आपके नोट्स में अगर आप आपके नोटबुक में लिख रहे हो, अगर आप आपके नोटबुक में लिख रहे हो तो आपने क्रॉस रेफरेंसिंग करना है कि आपके बुक का पेज और मॉड्यूल का पेज क्या है, वो क्रॉस रेफरेंसिंग. नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इसका कुछ इलिस्ट्रेशन आपने लिखा हुआ है करके. ठीक है ना? बेटा अभी खत्म तो करे सिलेबस. येडी है कह रहे तू? कुछ भी पूछती. एग्जाम की एक दिन ऑडिट कहां से पढ़ना है? पहले अभी इतना तो पढ़ ले, फिर तेरे को समझेगा कहां से पढ़ना है. सर व्हाट इफ इन केस बी कंपनी पे इन अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, देन रिपोर्ट करना पड़ेगा. अक्टूबर नेक्स्ट ईयर मतलब किधर जा रहा भाई तू? अप्रैल स्टार्ट हो रहा ना, दिसंबर. अक्टूबर नेक्स्ट ईयर, बट 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग, भले ही 31 मार्च को तो आउटस्टैंडिंग है ना, बट फिर भी रिपोर्ट नहीं करेंगे ना इसको, क्योंकि अपने को उस फाइनेंशियल ईयर का देखने का है.
हाँ सॉरी, ये ओमकार कुछ पूछ रहा था ना तो उसको जवाब दे रहा था। नहीं तेरा तो नहीं, तू लिखा क्या? और एक बार लिख, क्लियर हो जाएगा डाउट। इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड पहले का प्रोविजन सवाल ही नहीं है। इससे रिलेशन में कोई पहले पढ़ाया नहीं अभी तक। हाँ लिटिगेशन मतलब क्या होता है? कोर्ट में केस चालू है। ये कोर्ट में चालू है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एपेलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, उसमें है ये। हाँ तो रिपोर्ट करो उसमें। अभी बेटा बढ़िया अनडिस्प्यूटेड है ना ये, तो फिर लिटिगेशन आएंगे। लिटिगेशन किसको बोलते हैं? तो थोड़ा यूज कर, क्या बोला? डिस्प्यूट है क्या इसमें? देख इधर देख, हाँ एक सेकेंड, तो उसको समझ में नहीं आ रहा। उसको अनडिस्प्यूटेड मतलब लिटिगेशन है क्या? फिर ये कैसा आएगा? ये सेकेंड वाले पार्ट में पूछना ऐसा हो, जहां डिस्प्यूट है तो वो पेंडिंग लिटिगेशन है, तो वो उसमें भी रिपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं नहीं पूछता तेरे सवाल, तो दूसरे ट्रैक में जाता है। तो वापस एक बार, अनडिस्प्यूटेड लिटिगेशन है बोलना नहीं है ना, फिर काय को पूछा? सॉरी बोल, सॉरी बोल, दिमाग लगाने का पहले। इधर कभी भी है ना, ये और ये पार्ट जो है ना कनेक्टेड होना चाहिए, तब जाके सही निकलता। कॉस्टिंग में भी यही बोला था इसको। चलो हो गए क्या सारे? सर ये आउटस्टैंडिंग कब से होगा? जून से या 7 जुलाई से? 7 जुलाई से मेरा बच्चा। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स, हरी अप, 15 सेकेंड्स लेफ्ट। चलो टाइम अप, चलो लेट्स गो राइट नाउ। वापस अगर उसको टच किया, ध्यान रखना, दिखा तो फिर देख। तो चलो, सो नाउ दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन? विनीत क्लियर एकदम सब पक्का? यस सर। सो स्टैट्यूटरी ड्यूज अनडिस्प्यूटेड क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, where statutory dues referred to in subclause A have not been deposited on account of any dispute। कोई लिटिगेशन है, कोई झगड़ा है, तो आपको क्या क्या इंटीमेट करना है? आइए देखो। सबसे पहले दी अमाउंट इन्वॉल्व, ओके, कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, बराबर वो। एंड द फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग। फोरम मतलब ऑथोरिटी, मतलब whether it is income tax department, whether it is GST department, whether it is appellate authority, whether it is any court, कहां पे ये आपका केस चालू है, वो ऑथोरिटी, वो फोरम के बारे में आपको बताना है। सो क्या बताना है आपको? द अमाउंट एंड द फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंशन्ड। अ mere representation to the concerned department shall not be treated as dispute। मतलब रिप्रेजेंटेशन करना मतलब अभी तक कोर्ट में केस नहीं है, इनकम टैक्स में कोर्ट केस नहीं, इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग्स नहीं चालू है, बस अभी तक हमने एक लेटर लिख के दिया है कि हमें लगता है इतना इतना है करके। दिस डज नॉट अकाउंट फॉर एनी डिस्प्यूट। जब तक नोटिस नहीं आता, उसका रिप्लाई नहीं करे, तब तक उसको हम लोग डिस्प्यूट कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर एकदम बात? यस सर। सो हियर मेरा बच्चा अभी कंप्लीट विथ व्हाट? स्टैट्यूटरी ड्यूज। आसान था एकदम? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट 7 पॉइंट्स एक बार बोलेंगे क्या? समझ में आता होगा अपन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा ना? एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वापस सारे पॉइंट्स एक साथ बोल रहे हैं, बिना बुक में देख के करना ही है।
फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटी, पब्लिक डिपॉजिट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी ड्यूज। सही है एकदम? यस सर। अब उसके बाद बात करेंगे अबाउट व्हाट? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। नाम से समझिए और बताइए क्या होता होगा अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन? कुछ ट्रांजैक्शंस अपन ने इनकर किए हैं बट उसको अपन ने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल किया है, वो कैश में सेल किया, बुक्स में से गायब कर दिया क्योंकि मेरे को बुक्स में नहीं दिखाना है, मेरे को उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरना है। इसको क्या बोलेंगे अपन? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। मतलब वो ट्रांजैक्शन हुआ बट उसको अपने किताब में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाया। इसको क्या बोलेंगे अपन? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। बट अब ध्यान से सुनना, ये किस बारे में बात हो रही है? वेदर एनी ट्रांजैक्शंस not recorded in the books of accounts have been surrendered or disclosed as income during the year in tax assessments as under Income Tax Act, and if so whether previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year। बोलो नहीं समझा? बात को सुनो, समझो क्या हुआ। एकदम सिंपल, देखो एक ही बार सुनना समझना कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिकली क्या हो रहा था, इसके वजह से क्या हुआ और क्या रिपोर्ट करना है, ये एक बार प्रोसीजर समझ में आ गया, कहानी इजी है एकदम। तो समझो बात को। मैंने अपना इनकम टैक्स मतलब मैंने अपना टोटल इनकम कंप्यूट किया, उसमें मैंने कुछ इनकम दिखाई, उसके हिसाब से मैंने टैक्स क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया और मैंने इनकम टैक्स भर के खत्म कर दिया बात को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस भेजा, वो बोले कि आपको आपके फ्रेंड से 10 लाख का गिफ्ट मिला था आपको, आपने उसको बैंक अकाउंट में एंट्री दिख रहा है, पैन वैन सबमिट किया था उसने, इसको 10 लाख रुपए दिया, देना पड़ता ना। तो आपने वो 10 लाख को आपके टोटल इनकम में नहीं जोड़ा, बराबर? आपने नहीं जोड़ा, आपको जोड़ना चाहिए था। शो कॉज वाई दिस इनकम शुड नॉट बी कंसीडर्ड एंड द टैक्स शुड नॉट बी कलेक्टेड, ऐसा मेरे को नोटिस आया। अब मैंने बोला कि अरे वो गिफ्ट है ना, तो गिफ्ट में मैं क्या को टैक्स भरेगा, बराबर के नहीं? तो उन्होंने मुझे अदर इनकम का ज्ञान दिया। फिर बोले दोस्त आए तो कितना 50,000 तक टैक्स फ्री होता ना। सही है ना एकदम? सब आता टैक्स मतलब आता है थोड़ा। तो 50,000 तक क्या है, फ्रेंड से टैक्स फ्री होता है। फैमिली मेंबर्स से आया, मतलब घर वालों से, रिलेटिव्स में से आया तो कितना भी अमाउंट रखो, कोई टेंशन नहीं है। और शादी वाले दिन आया तो फिर तो मज्जा ही मज्जा। सही है ना एकदम? यस सर। तो ऐसी चीज होती है। तो उन्होंने बोला भाई देखो 50,000 तक टैक्स फ्री है, वो 9.5 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, भर देंगे टैक्स। तो अभी वो जो इनकम थी वो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई, बोलो ना कुछ, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई, बट अब उसको एड बैक करना पड़ रहा है मेरे को। इनकम टैक्स में वो डिस्क्लोज किया ना इनकम, बट जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर रहा था उसमें नहीं दिखाया ना वो इनकम। सो इट इज व्हाट इन द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज व्हाट an unrecorded transaction which I have surrendered, which I have disclosed to income tax। इनकम टैक्स के सामने मैं सरेंडर कर दिया ना भाई, हाथ ऊपर कर दिया भाई, हाँ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कानून है। अरे बोलो यस और नो। तो इनकम टैक्स के सामने सरेंडर कर दिया गया, इनकम टैक्स को वो इनकम डिस्क्लोज कर दिया गया। अब मिसमैच है, इनकम टैक्स में वो इनकम है, कंपनीज एक्ट में वो इनकम नहीं है। तो क्या बोलता है, इफ सो whether that previously, अब पढ़ो ना टेक्स्ट, if so whether that previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year। सरेंडर किया, अनरिकॉर्डेड था वो, अब डिस्क्लोज किया, अब वो प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम अभी रिकॉर्ड कर तू इस साल, वो अपने को रिपोर्ट करना है, समझे क्या? और एक नहीं तो एग्जांपल, जैसे 2016 में नोटबंदी आई थी, याद है आपको? नोटबंदी के पहले सरकार ने एक स्कीम लाई थी, वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, मालूम है आपको? मतलब सरकार ने एक स्कीम लाए थे
जिस किसी के पास काला धन है, काला पैसा है, या ऐसा कुछ पैसा है जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं भरा हो, और अगर आप इसके ऊपर टैक्स भरना चाहते हो, अभी तक आपने नहीं भरा, बट यदि आप इसको भरना चाहते हो तो हम आपको 50% टैक्स लगाएंगे। आपके ऊपर कोई पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, जेल वेल आपको कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं, डायरेक्ट 50% टैक्स भरो, एंजॉय। गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी थी। तो अब समझिए, जब ऐसा डिस्क्लोजर का, वॉलंटरीली इनकम डिस्क्लोज करने का स्कीम आ जाता है कि भाई अपन ने ब्लैक का पैसा अपन ने ना रखा था घर में, अब गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है और उसके धीरे 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 गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगा दी कि बोले देखो आपको अगर डिस्क्लोज करना है तो कर देना। समझ रहे बात को? 50% टैक्स लेंगे, जेल वेल नहीं भेजेंगे, बट अगर हम बाद में पकड़े गए ना, जेल भी जाना पड़ेगा, 100% पैसा हमारा होगा, इंटरेस्ट लगेगा, ये लगेगा, पेनल्टी लगेगा। समझे बात को? तो उससे अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी दे रहे, 50% आप क्या कर लो, ऑफर करो, मतलब 100% ऑफर करो, 50% टैक्स भरो उसका। सही है एकदम। उस समय पे बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, डर चुके थे, तो उन्होंने ऑफर भी किया, तो दैट वाज अनरिकॉर्डेड। नाउ डिस्क्लोज इन इनकम टैक्स। समझ रहे बात को? डिस्क्लोज करने के बाद अब वो इनकम टैक्स में है बट कंपनी के बुक्स में नहीं है, तो अब आपको रिपोर्ट करना है कि वो जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस थे, जो आपने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज करे बट कंपनी के बुक्स में नहीं थे, अब वो रिकॉर्ड किए या नहीं किए। समझे बात को? यस सर, ये रिपोर्ट करना है। इसीलिए फिर ये मौका देने के बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं उसको, 500,000 के नोट्स बंद कर दिए, क्योंकि फिर पहले मौका दिया था ना जमा करने का, अब नहीं करे, अब बैठो। समझे क्या बात को? यस सर। सो वापस एक बार पढ़ते हैं क्या इसको? बोलो ना कुछ। यस सर। वेदर एनी ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर्ड। अब इंग्लिश समझो जरा, अभी अब इंग्लिश में पढ़ रहे हो इसको। वेदर एनी ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज ड्यूरिंग द इनकम टैक्स असेसमेंट्स। बराबर कि नहीं? कंपनी के बुक्स में नहीं है, डिस्क्लोज किया है उसको इनकम टैक्स के असेसमेंट में, तो अभी मिसमैच है ना। कंपनी के बुक्स में वो क्या कहलाएगा? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। बोलो। तो अगर ऐसा है, इफ सो, वेदर दैट प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। जिस साल में आपने उसको डिस्क्लोज किया है, उस साल में आपने उसको रिकॉर्ड करना है, ऐसा रिपोर्ट करना है अपने को। क्लियर? कितने पॉइंट हो गए अपने? 8 पॉइंट्स। चल रहा है एकदम आराम से। 4 पॉइंट हो गए देखो आज के। सही है ना? एकदम रिलैक्स। चलो तो फर्स्ट शुरुआत से बोलेंगे मेरा बच्चा। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, पब्लिक डिपॉजिट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी ड्यूज, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अब बात करते हैं 9 पॉइंट की, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अब ध्यान से देखना, ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे ना मेरा बच्चा, 3rd and 4th, वो कौन से थे? जो हमने लोन दिए थे। अब जो बात कर रहे हैं वो लोन्स लिए हुए हैं, जो हम लोग को समय समय पे रीपे करना पड़ेगा। सही बात है एकदम? यस सर। तो मेरा बच्चा अब बातचीत हो रही है रीपेमेंट ऑफ लोन्स की। वेरी गुड। सो अभी इसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, इसके अंदर भी 6 पॉइंट्स है। सही है एकदम? यस सर। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, वापस एकदम बढ़िया डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा। ठीक है? एकदम ऐसा अप्रोच सही है ना? फिर से कह रहा हूं, और जिंदगी भर ध्यान में रखना, इंटरमीडिएट, फाइनल, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो थोड़ा बहुत भी पढ़ो, आप थोड़ा बहुत भी पढ़ो, जितने समय के लिए आप पढ़ रहे हो, भले ही थोड़ा पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, बड़ो बढ़िया होना चाहिए। उसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भयंकर होना चाहिए। आपका एक एटीट्यूड होता है 1 घंटे में 10 पेज निपटाने, समझ में आए नहीं आए, मेरे को वो 10 पन्ने पलटने हैं। बराबर कि नहीं? फिर उसके बाद आपको टेंशन आता है कि यार मैंने 10 पन्ने तो खत्म कर लिए, बट मेरे को वो याद है क्या, मेरे को समझ में आया क्या, वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देन आपको अगर वो याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो अगेन दैट प्रेशर स्टार्ट्स टू माउंट अप, इट स्टार्ट्स टू बिल्ड। बराबर कि नहीं? कि 1 घंटा तो गया, 10 पन्ने तो पढ़ लिए बट कुछ याद नहीं हो रहा, वापस आप शुरू करते हो। सो धीरे 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 धीरे, भले ही 1 पेज 1 घंटे में 2 पेज हो जाए, कोई गम नहीं,
धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा, यू विल गेट मोमेंटम ग्रेजुअली एंड स्टेडीली, बट वेन यू स्टार्टेड विथ वेरी स्लो एंड स्टेडी पेस. अंडरस्टूड? ये जिंदगी भर ध्यान में रखना. ठीक है? ओके. नाउ रिपेमेंट ऑफ लोन्स की बात कर रहे हैं. ओके सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन मतलब जो इनकम थी, मेरी इनकम थी, मेरे नाम पे ही थी, मैंने वो बुक्स में नहीं दिखाया, बराबर के नहीं, बाद में दिखाया, तो मेरी इनकम मेरे बुक्स में नहीं दिखाया, उसको अनरिकॉर्डेड बोलेंगे. बेनामी मतलब क्या है कि भाई वो इनकम थी, मैंने मेरे बुक्स में नहीं, किसी और केस में रिकॉर्ड हो रहा ना, तो कोई बोल नहीं सकता कि वो मेरी इनकम है, तो क्योंकि किसी और के नाम पे. समझा बात को? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, रिपेमेंट ऑफ लोन्स की बात हो रही है. फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना. कंपनी ने लोन दिया है तो कंपनी को लोन चुकाना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना? हाँ. तो क्या बोल रहे हैं यहां पे? वेदर कंपनी हैज डिफॉल्टेड, वेदर कंपनी हैज व्हाट? डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और अदर बोरोइंग्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन टू एनी लेंडर, बराबर. इफ यस, क्या क्या दिखाना है आपको? The period and the amount of default to be reported as per the format below. कुछ समझ में आया आपको? मतलब फर्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल, लोन लिया है, रिपे करना पड़ेगा. रिपे स्वाभाविक तौर पे प्रिंसिपल भी रिपे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी रिपे करना पड़ेगा. इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? नो सर, इजी एकदम. तो भाई अगर आपने उसमें डिफॉल्ट कर दिया है तो आपको दो बातें बतानी है. एक तो कितने अमाउंट का डिफॉल्ट आपने किया और कितने समय तक आपने उसको आउटस्टैंडिंग रखा. द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, दैट इज टू बी शोन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ द बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज. मतलब जैसे कि आपने ये बैंक लोन लिया हुआ है, बराबर, आपने ये डिबेंचर के तौर पे लिया हुआ है, आपने ये, बराबर के नहीं, आपने ये गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है, ये, बराबर के नहीं. भाई जो भी किसी या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, समझ रहे बात को? सो नेचर ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज की मतलब भाई आपने किस हिसाब से ये लोन लिया है. आई बात समझ में आपको? यस सर. उसके बाद नेम ऑफ द लेंडर. अगर ये बैंक लोन है तो कौन सी बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी बैंक जो आपको सही लगे, मतलब जिससे लिया है आपने, तो आपको वो नेम ऑफ द लेंडर दिखाना है. बट जरा इसके अंदर ध्यान से सुनना, वो क्या बोलता है, आपको ये जो डिस्क्लोजर देना है ना, नेम ऑफ द लेंडर, वो क्या बोलता है जरा ध्यान देना. नेम ऑफ द लेंडर आपको डिटेल्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? लेंडर वाइज डिटेल्स देने. बोलो नहीं समझा? अगर मैंने लोन लिया है तो किससे कितना लिया? बैंक लोन है ना, कौन से बैंक से कितना लिया, कौन से बैंक से कितना लिया, समझेगा बात को? गवर्नमेंट लोन लिया है तो स्टेट गवर्नमेंट से कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना, ऐसा. डिबेंचर लोन अगर है तो कौन से डिबेंचर होल्डर से कितना, यह आपको डिस्क्लोज करना है. समझेगा बात को? अरे बोलो ना कुछ. यस. टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ, ध्यान से सुनना, हेलो, इन केस ऑफ डिफॉल्ट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट. आहा, क्या बोले? बैंक नहीं, मेरे पास ध्यान देना अभी. बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट, सिर्फ इन्हीं का लेंडर वाइज देना है. डिवेंचर होल्डर से लोन लिया है आपने, लेंडर वाइज नहीं देंगे. और कितने डिवेंचर होल्डर्स होंगे भाई? या और कोई अगर होगा ना, समझे बात को, तो आपने उसके डिटेल्स देने नहीं है. आपने सिर्फ डिटेल्स किसके देने? दीपक किसके डिटेल्स देने? सिर्फ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट. समझा गया बात आपको? सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द बोरोइंग. ये बोरोइंग आपने किससे लिया, मतलब किस टाइप का लोन है, वो आपने किससे लिया है, लेंडर वाइज डिटेल्स देना है आपको. फिर उसके बाद सिंस इट्स अ डिफॉल्ट, सो क्या करना है अपने को? अमाउंट विच इज नॉट पेड. जो नॉट पेड है वो प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है? अमाउंट कितना नहीं पे किया, जो पे नहीं किया वो प्रिंसिपल है या वो इंटरेस्ट है, और कितने दिनों का डिले हुआ है, बराबर, और अनपेड. एंड रिमार्क्स इफ एनी, कि आपने आखिर वो पे क्यों नहीं किया है.
डिस्प्यूट है कुछ, बराबर, आपकी एबिलिटी नहीं रही पे करने की, क्या रीजन है, वो रिमार्क्स आपको वहां पे देने हैं। तो बताइए वो टेबल मुझे किस, अभी अपन पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं, आप वो भूल गए, देखो लगेज किताब में नजर जा रही है आपकी, दिमाग पे जोर लगाओ। रीपेमेंट ऑफ लोन, सही चल रहा है एकदम भाई। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। अगर नहीं चुकाया तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किया तो दो बातें बतानी पड़ेगी, एक तो अमाउंट और कितने पीरियड तक का डिफॉल्ट, ये बात भी सही है एकदम, अमाउंट एंड पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, क्लियर है ना एकदम, यस सर। अब मेरा बच्चा ये अमाउंट एंड पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कैसे बताएंगे, इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, बिना देख के बोल लो फॉर्मेट को क्या ही है। सबसे पहले नेचर ऑफ बोरोइंग, समझ में आया, अब ध्यान से चलना एकदम, नेचर ऑफ बोरोइंग, और जिससे बोरोइंग लेना है उससे क्या लेंडर वाइज डिटेल्स देना है, फिर अमाउंट ऑफ बोरोइंग, फिर वो जो बोरोइंग जो डिफॉल्ट है वो प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है और कितने दिनों के लिए है, लास्ट में रिमार्क्स इफ एनी, सही है ना एकदम, यस सर। एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी, नो सर, ओके। वापस आवाज निकाली ना तो यहां पे आके आवाज निकलवाऊंगा तेरे से, ध्यान रखना। ऐसे देखो लगता होगा कि सर को समझ में नहीं आ रहा, अक्खा पब्लिक को मालूम है, बराबर किस, हाँ चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है एकदम, चलो चलो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, एनीवन एनी क्वेरी, नो सर। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सिर्फ डिफॉल्ट का दिखाना है, सेकेंड पॉइंट में थोड़ा और मजा आएगा। वो कहता है वेयर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर, वेदर कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज व्हाट, विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर, तो वो भी आपने को रिपोर्ट करना है कि क्या आपकी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया क्या। बैंक्स के वेबसाइट पे विलफुल डिफॉल्टर का लिस्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस विलफुल डिफॉल्टर, पेइंग कैपेसिटी है बट जानबूझ के नहीं पे किया, भाग गया। नीरव मोदी, बराबर क्या नहीं, भाग गया, विलफुल डिफॉल्टर, तुम समझ रहे बात को। सो अगर आपके विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, नीरव मोदी को भी विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, उनकी कंपनीज को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था, तो अगर आप, और उसी वजह से आजकल यही हो रहा था ना ट्रेंड, लोग हजारों करोड़ का लोन ले रहे, भाग रहे, विलफुल डिफॉल्टर उनकी कंपनी घोषित हो रही है। तो इसीलिए ऑडिटर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि क्या ऐसा विलफुल डिफॉल्टर अगर है तो रिपोर्ट कर, तो मेंबर्स को भी पता चले कि कंपनी ने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है करके। सो वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर लेंडर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ दोस्तों, चलो चलो मेरे को बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ। अगर देखो अपना हेडिंग ध्यान देना, रीपेमेंट ऑफ लोन करना, हेडिंग से चलो ना भाई, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिया है तो देना पड़ेगा, क्या होगा, नहीं दिया है तो डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट हुआ है तो दो बातें बतानी है, अमाउंट एंड पीरियड, बट वो कैसे बतानी है, फॉर्मेट में। सबसे पहला नेचर ऑफ बोरोइंग, फिर लेंडर वाइज डिटेल्स देना है, बट सिर्फ किसके, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ बोरोइंग, फिर वो प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले एंड रिमार्क्स। सेकेंड पॉइंट डिफॉल्ट है, ठीक है, बट क्या वो विलफुल डिफॉल्टर है क्या, सही है एकदम, यस सर, बढ़िया। थर्ड पॉइंट और मजेदार, वेदर द टर्म लोन्स विच हैव बीन ऑब्टेन्ड were applied for the purpose for which the loans were obtained, जिस पर्पस के लिए आपने वो लोन लिया था वो उसी पर्पस के लिए आपने इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप किंगफिशर एयरलाइंस हो, आपने बोला कि हमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए पैसा चाहिए और आप किंगफिशर कैलेंडर के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो, गलत बात हो गई ना। मतलब देयर इज मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स व्हिच हैव बीन प्रोक्योर्ड बाय द बैंक, प्रोक्योर्ड फ्रॉम द बैंक, सही है ना। तो सिंपल सी बात है, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है आपने चेक करना है जाके कि क्या वो उसी पर्पस के लिए लोन इस्तेमाल किया या नहीं किया। आई बात समझ में आपको, यस सर। जैसे अगर आपने एयरक्राफ्ट को परचेस करने के लिए लोन लिया था बट आपने उसको एम्प्लॉयज के सैलरीज को पे करने के लिए यूटिलाइज कर लिया, गलत है भाई, बराबर। तो हमें सिंपली चेक करना है
जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने वो लोन जो लिया था, इट शुड बी यूज्ड, अप्लाइड फॉर द वेरी सेम पर्पस. क्लियर एकदम? यस सर. बट फिर अब इसके आगे क्या आएगा? एक पॉइंट. इफ नॉट, तभी तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एक्टिवेट होगा ना भाई. सो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं इफ नॉट, देन कितना अमाउंट आपने डाइवर्ट किया एंड किस पर्पस के लिए वो डाइवर्ट हुआ है, इट शुड बी रिपोर्टेड. देखो, आपने एक्स पर्पस के लिए लोन लिया था, बट आपने उसको वाई पर्पस के लिए यूज कर लिया. अगर ऐसा हुआ है तो आपको सिंपली क्या रिपोर्ट करना है? कितना वाई के लिए यूज किया है, मतलब अमाउंट कितना डाइवर्ट किया और वो कौन से पर्पस के लिए किया. भाई बता दे फिर. अब आई बात समझ में आपको? यस सर. सो थर्ड पॉइंट क्या हुआ अपना? कंप्लीट तो हुआ, बट क्या था वो? द लोन्स ऑब्टेन should be applied for the purpose for which it was obtained. If not, then the amount which is diverted and the purpose for which it was used. सही बात है एकदम. खत्म हो गई बात. यस सर. तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आते हैं. एकदम ये तो सिंपल है. Whether funds have been procured on what? Short term basis, have been utilized for long term purposes. If yes, the nature and the amount is to be indicated. Short term loans are being utilized for long term projects. ये भी नहीं चलेगा. तो क्या क्या हुआ देखो. सिंपल डिफॉल्ट में स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे डिफॉल्ट हो रहे, वो सारे डिफॉल्ट रिपोर्ट करना है. पहले तो भाई डिफॉल्ट हो गया तो उसको रिपोर्ट कर. बट अगर तू विलफुल डिफॉल्टर है तो वो बताएंगे. अब डिफॉल्ट तो नहीं, बट डिफॉल्ट क्या हुआ तेरा? जिस पर्पस के लिए यूज करना था दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लिया, ये एक डिफॉल्ट हो गया तेरा. फोर्थ डिफॉल्ट क्या हुआ? शॉर्ट टर्म का भाई तू लॉन्ग टर्म में यूज कर रहा, ये भी डिफॉल्ट हो गया. समझ में आएगा? अलग अलग टाइप के रिपेमेंट के डिफॉल्ट्स की बात कर रहे हैं अपन. ओके. उसके बाद वेदर, ये मस्त है, वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स, वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन on account of or to meet the obligation of its subsidiary. मतलब अभी मेरा बच्चा है, समझो बात को, सिंपल समझा था. मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थे, और मेरा बच्चा जो है ना, मेरा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, मतलब वो बच्चा खुद के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर पा रहा है. पापा को टेंशन हो गई कि बच्चे ने लोन लिया है, बच्चा वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहा है. पापा को टेंशन आया, तो पापा ने डर डर की ठोकरें खा के औरों से लोन लिया ताकि उस बच्चे का लोन चुका सके. तो पापा ने किसके लिए लोन लिया? बच्चे के लिए. बच्चे के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए पापा ने अलग अलग लोगों से हाथ जोड़ के पैसा मांगा. वो रिपोर्ट करना है कि पापा ने ऐसे कहां कहां से पैसा लिया है करके. अरे समझा क्या? एकदम सिंपल है, सिंपल एक्सप्लेनेशन. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरीज, तो वो क्या हुआ? टू मीट दी ऑब्लिगेशंस. टू मीट मतलब क्या? उनके सब्सिडरी के ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए अपनी कंपनी ने किसी और से, एनी अदर एंटिटी और पर्सन से पैसा लिया है क्या, वो रिपोर्ट कर. ये भी तो एक डिफॉल्ट है ना भाई. तुमने लोन तुम्हारा चुकाने के लिए, तुम्हारे पर्पस के लिए लेना चाहिए. तुम कहीं और से लोन ले रहे हो, मतलब हमारे कंपनी के मेंबर्स के नाम पे लोन ले रहे हो. क्यों? किसी और का लोन चुकाने के लिए. अरे ये कौन सी बात होगी भाई? समझा नहीं समझा? रिपोर्ट करने का. समझा नहीं समझा? ओके. ये 5 पॉइंट फटाफट मेरे को बताएगा मेरा बच्चा. इजी है ना एकदम? ये एग्जाम में तुम समझो मेरी बात को, मतलब सिर्फ ऐसा भी रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ये लोन्स वाला पॉइंट आया, उसके ऊपर आपको ये 6 पॉइंट लिखने हैं. यहां कभी कभी मालूम है आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा मालूम? एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी XYZ लिमिटेड कंपनी टू whom कारो इज एप्लीकेबल, what are the points you will audit, what are the points you will verify in respect of the loans taken by the company. ऐसा आपको भनक भी नहीं लगाने देंगे कि ये कारो का है या कुछ है. बस वो क्या बोलेंगे? which are the points as an auditor you should verify and report in your audit report. तो आपको क्लिक ही नहीं होगा कि भाई ये कारो से रिलेटेड कुछ है मैटर. तो इतना इन डेप्थ आपको, जब अपन ऑडिट का पेपर लिखेंगे तो सारे डॉट्स आपको कनेक्ट होने चाहिए.
और एक ऑडिट की खास बात बता दूं मैं, शायद अभी तक अपन पढ़ रहे तो आपको कुछ क्लिक हुआ होगा कि जब भी मैं कुछ आपको पढ़ रहा हूं तो मैं रेफरेंस आपको यहां वहां से कनेक्शन जोड़ जोड़ के दे रहा हूं मैं। समझ रहे बात को? कभी अकाउंट्स का कनेक्शन है, कभी लॉ का कनेक्शन है, धीरे धीरे अपन बहुत सारी और चीजें, टैक्स आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। सो जब ऑडिट की बात करते हैं ना, तो ऑडिट ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर में से स्पेसिफिक आपको कुछ आंसर लिखना है। आपको अलग अलग जगहों पे आपने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा है उसके रेफरेंसेस भी आपको देने पड़ते हैं। When we'll go through the suggested answers, now you'll come to know कि if you want to become a good auditor, remember this line. If you want to become a good auditor, you need to be good in accounts, tax, law, all other subjects. Because once you have the knowledge of other subjects, then only you can become a good auditor. Na? Because as an auditor, you have to verify all other things has been done properly or not. Even आपको systems का EIS का informal knowledge भी होना चाहिए system audit करने के लिए। मतलब ऑडिट करने के लिए उस स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। समझ रहे बात को? हाँ। अब इस नॉलेज से ये जो बातें करी मैंने, उस चक्कर में पहले के 5 पॉइंट अब तो भूल गए होंगे। मस्त दिमाग डाइवर्ट हो गया, एक ट्रैक पे चल रहा था सर, आप ऑफ ट्रैक लेके गए सर। देखते ना, बिना बुक में देख के बताओ, आपको आपकी कसम है हिम्मत तो बताओ फिर करके। हाँ चलो, उधर बच्चे जो क्लास में बैठे नीचे, रेडी है क्या आप लोग? हाँ पक्का एवरीवन? ओके, लेट्स रॉक देन। तो चल बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो आपको बताना है क्या? अमाउंट एंड पीरियड इन द गिवन टेबल। टेबल बता देगा मेरे को, कैसा है वो टेबल? नेचर ऑफ बोरोइंग, नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट ऑफ बोरोइंग, वेदर इट इज अ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले एंड रिमार्क्स इफ एनी। सही है एकदम? यस सर। अब डिफॉल्ट है, बट आप विलफुल डिफॉल्टर है क्या? और कौन सा डिफॉल्ट होगा? इट शुड बी अप्लाइड फॉर द पर्पस इट वॉज ऑब्टेन्ड। बट अगर आपने उसको डाइवर्ट किया तो अमाउंट ऑफ डाइवर्जन एंड द पर्पस फॉर विच इट वॉज डाइवर्टेड। तीसरा डाइवर्जन क्या हुआ? शॉर्ट टर्म इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एंड अभी फिफ्थ वाला पढ़े, भूल गए। इफ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम एनी अदर एंटिटी और पर्सन टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडरी, वो भी आपको रिपोर्ट करना है। सही बात है एकदम? बेस्ट। सब्सिडरीज साथ ही साथ क्या है? एसोसिएट and joint venture. If so, the details thereof with nature of such transactions and amount in each case. Last point पे पहुंच गए मेरा बच्चा। Whether the company, अभी ये दूसरा पॉइंट उल्टा, whether the company has raised loans during the year on pledge of securities held in subsidiary, JV or associate companies. If so, give details thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loans raised. अब नहीं समझा? अभी क्या हुआ? एक बार अपन एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, अपन ने लोगों से लोन लिया कि बच्चे का लोन चुका सके। अब दूसरा, वी आर बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल। अब अपने को पैसे की जरूरत, पापा को पैसे की जरूरत है, बच्चे के दम पे लोन ले रहे हैं अपन। बच्चे के दम पे मतलब क्या? अब देखो, होल्डिंग, सुनो मेरी बात को, होल्डिंग है, इसने सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट के शेयर होल्डिंग के पास होंगे। तो अभी जो मेरे पास इन बच्चों के शेयर्स है ना, वो शेयर्स को गिरवी रख के मैंने लोन उठाया है। समझा गया? तो वो ऑपोजिट हो गया। सो अपने को पैसे की जरूरत थी, अपन ने लोन लिया है बाय प्लेजिंग द सिक्योरिटी शेयर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। सही बात है एकदम? यस सर। मैं चाहता हूं, अब सिंस आपके पास नोट्स है, तो व्हाट यू विल डू इज यू रीड दो 6 पॉइंट्स नाउ। और दिस इज द एक्टिविटी विल कीप ऑन डूइंग। जब कोई बहुत बढ़िया चीज होती है, एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, एक बार आप उसको अपने आप से इसको पढ़ेंगे, सो दैट विनीत जैसे बच्चों को कुछ क्वेरी है तो हम लोग सॉल्व कर सके। चलो, रीड करने का सबने। जिनके पास नोट्स नहीं हो, स्क्रीन पे देख के रीड करेंगे उसको। पढ़ते समय कॉन्फिडेंस आ रहा है? आप समझो, ये जब एग्जाम में लिखोगे, 1.5 पेज लिखोगे, इसका 1.5 पेज तो बनेगा इसका। यू गेट फुल मार्क्स बाबा।
ओके, ऑल सेट, कॉन्फिडेंस है? यस सर। कितने पॉइंट्स हो गए मेरे बच्चा? 9 पॉइंट हो गया ना? स्टार्टिंग से बोलेंगे एक बार, आसान चल रहा ना? देखो 21 में के 9 हो गए, बराबर, एकदम मस्त चल रहा है, एकदम ऐसे आराम से पढ़ेंगे। 21 पॉइंट्स अब आपको समझ में आ रहा है क्या कि अभी वो 21 में कितने सब पॉइंट्स हो, 100-200 पॉइंट हो, अपने को कोई टेंशन नहीं है। इतना आपने ऑडिट के पेपर में ध्यान में रखना है। इफ यू अंडरस्टैंड यू विल रिटेन, एंड व्हेन यू रिटेन यू राइट ऑल द पॉइंट्स, यू गेट फुल मार्क्स। ऑडिट इज स्कोरिंग, मेरे स्टूडेंट को 95 हाईएस्ट ऑडिट में, सो इट इज अ बेंचमार्क कि इट इज यस अचीवेबल, बराबर कि नहीं? इट इज अचीवेबल, subject to what? If you remember all the points, keep in mind the technical words and do a good sentence formation, point form में लिखते, it's easy, there is no rocket science in it। सही है एकदम? yes sir। चलो अब इसी से साथ वापस डाइवर्ट हो गया दिमाग, ओके ऐसे बीच बीच में मैं डाइवर्ट करते रहेगा, है ना? ऐसा ब्रेन टेस्ट करेंगे आपका। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज, सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी ड्यूज, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, अभी पढ़ा, रिपेमेंट ऑफ लोन्स। ओके, अब बात करेंगे अबाउट व्हाट? आईपीओ, एफपीओ एंड डेट फाइनेंस। एकदम सिंपल है ये भी पॉइंट। अभी चीजें थोड़ी फास्ट हो जाएगी, मजा आएगा, कुछ पॉइंट्स अभी एकदम फास्ट होंगे। सो आईपीओ, एफपीओ, डेट फाइनेंस की बात करते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, एंड डेट फाइनेंस मतलब क्या होता है कि जो हमने लोन लिया है उस लोन को रिपे करने के लिए हमने क्या किया था, कुछ पैसा लिया है, तो डेट फाइनेंस। या हमने लोन लिया है अपने कंपनी को ही, अभी ये कैसे आईपीओ एफपीओ क्या हो गया, इक्विटी हो गया, मतलब अपने को पैसे की जरूरत है तो डेट से भी अपन ने पैसा रेज किया। अरे बोलो भाई, यस सर। मतलब आईपीओ एफपीओ मतलब क्या हो गया ये, वी आर रेजिंग मनी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, शेयर्स, एंड हियर वी आर रेजिंग मनी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लोन। सही बात है एकदम, यस सर। सो अब क्या हो रहा है यहां पे, सिंपल, जब आप आईपीओ एफपीओ करते हो या बैंक में जब लोन के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो आप ऑब्वियस सी बात है आप उसके अंदर आईपीओ एफपीओ की बात करते, शेयर्स की बात करते तो प्रोस्पेक्टस देते कि नहीं देते? प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ होता है कि जो पैसा हम लोग ये रेस कर रहे हैं, हम लोग ये किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। जब आप बैंक में लोन का एप्लीकेशन करते हो तो आप बैंक को बोलते हो कि हम किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं। आई बात समझ में? तो अब समझिए बात को क्या हुआ, वेदर मनी रेस्ड बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर और पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द ईयर वर अप्लाइड for the purpose for which they were raised. If not, the details together with the delay or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, should be reported. Easy है ना एकदम? Yes sir। मतलब क्या हुआ भाई, एकदम सिंपल, आईपीओ एफपीओ डेट फाइनेंस, जिस पर्पस के लिए आपने वो पैसा फंड रेज किया था, इट शुड बी अप्लाइड फॉर दैट पर्पस, एंड इफ नॉट क्या करना है आपको, कितना डिले, कितना डिफॉल्ट, एंड लास्ट में क्या कहता है, आपने सब्सिक्वेंटली उसको कब रेक्टिफाई किया। उसके बाद वेदर ए कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स को पहले प्रेफरेंस देते ना हम लोग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले बोलते हैं भाई तेरे को खरीदने का है क्या, तेरे को नहीं खरीदना तो मैं बाहर मार्केट में देता, फिर पहले तू बोल ले, या प्राइवेट, वैसा ही कुछ। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब विच इज डन बाय प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ फंड्स। तो वैसे केस में अगर ये प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है या प्राइवेट प्लेसमेंट है ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स फुल्ली, पार्शियली और ऑप्शनली कन्वर्टेबल ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 42 एंड 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 42 किसके लिए है, भाई साहब आप लोग लॉ पढ़ के आए ना रे, कैसे करते रहे, समझो ऐसा सेक्शन है ना, ऐसा जुबा पे होना चाहिए ऐसे। क्या कर रहे हैं भाई, 42 ऊपर जाना पड़ेगा।
हाँ, ऑफर और इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट. किताब में नोट करेंगे दीदी, किताब में नोट करेंगे 42 मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है ना ये. अब दूसरा कौन सा था? 62 किसके लिए है? फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, FPO, where at any time the company having share capital proposes to increase its subscribed capital by issue of further shares, such shares shall be offered to persons who at the date of offer are holders of equity shares of the company. मतलब existing shareholders को देंगे preferential. The offer shall be made by notice specifying the number of shares offered. मतलब ये conditions है ना मालिक उसके. अरे बोलो भाई कुछ. यस सर. तो लिखो FPO के लिए है वो. तो 42 एंड 62 किसके लिए है? बराबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट एंड 62 फर्दर ऑफर के लिए. तो यहां पे ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज बीन कंप्लाइड विथ. तो ये आपको देखना है. एंड साथ ही साथ सिंपल सा पॉइंट है, पॉइंट रिपीट हो गया है. द फंड्स रेज्ड हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रेज्ड. एंड अगर आपने डिफॉल्ट किया है वापस से द अमाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस. सही बात एकदम. यस सर. सो क्या ये अपना खत्म हो गया क्या पॉइंट? बोलो ना कुछ. यस सर. सो पहली बात तो हमने कौन सा पॉइंट अभी पढ़ा? IPO, FPO एंड डेट फाइनेंस. If any money has been raised through preferential allotment, private placement including debt securities, तो क्या it should be used for the purpose for which it was raised. And second point क्या कहता है? अगर आपने preferential allotment या private placement किया है तो 62 and 42, private placement 42, preferential allotment FPO 62, उसके provisions आपने comply किए क्या? And दूसरा इट हैज बीन यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट वाज रेज्ड. क्लियर एकदम बात? कोई क्वेरी, कोई डिफिकल्टी? नो सर. बढ़िया. स्टार्टिंग से बोलेंगे. अभी ये 10 पॉइंट, 10 पॉइंट हो सकता है. पक्की बात है? देख लो, डिसाइड कर लो. श्योर एकदम? ठीक है, आपकी मर्जी. फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स. सुनाई नहीं आया? इन्वेंट्री, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, पब्लिक डिपॉजिट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी ड्यूज, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, IPO, FPO एंड डेट फाइनेंस. सही बात एकदम. 10 पॉइंट क्लियर एकदम. यस सर. टेक अ डीप ब्रेथ. छोड़ो. कल हमने मैटर्स का एक पार्ट लिखा था ना, इधर ऐसा टेबल जब बनाए थे ना अपन, ये मतलब संडे को, ये मैटर्स वाला पार्ट खाली था ना, फुल हो गया. कोई बात नहीं, आज स्टार मार्क करके नेक्स्ट पेज पे मैटर्स लिखेंगे. और फिर क्या करेंगे? 10 पॉइंट जो है ना ये आपके बिना बुक में देखे इंडिविजुअली आप सबने ट्राई करना ही लिखने का. क्योंकि जैसे मैंने कहा कोरस में सबको लगता है सबको आ रहा है. यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ हेडिंग लिखना है आपको, सिर्फ हेडिंग लिखना है आपको. डन है? एक हेडिंग लिखो, 2 लाइन छोड़ो. एक हेडिंग लिखो, 2 लाइन छोड़ो. एक हेडिंग लिखो, 2 लाइन छोड़ो. समझा? नेक्स्ट पेज पे ऑल टुगेदर अपने को समरी बनाना है. बट पहले जो अभी अपन मेहनत करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं? हेडिंग्स के लिए. समझे बात को? तो एक हेडिंग लिखने का, 2 लाइन छोड़ने के. एक हेडिंग लिखने का, 2 लाइन छोड़ने के. आपका ये काम 2 मिनट्स के अंदर होना चाहिए. 10 पॉइंट बहुत समय दे रहा हूं आपको, बहुत समय दे रहा हूं. 2 मिनट के अंदर आपका होना चाहिए. बेटा न्यू पेज पे लिखो उसको. अब उधर मत लिखो, बोला ना, फिर न्यू पेज पे लिखो ऑल टुगेदर. समरी बनाएंगे ना बाद में उसका. ये हम लोग जो भी क्लास में लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए. 15 सेकंड हो गए ऑलरेडी. कम ऑन, हरी अप. 1 मिनट 45 सेकंड्स लेफ्ट. हरी अप. कम ऑन, कम ऑन. नीचे ऑरेंज शर्ट, यहां मत देख. बुक में नहीं देखना है आपको, ये आपका क्लास टेस्ट है. एक पॉइंट लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे.
अरे मैंने पहले ही बोला था ये सर सर क्या कर रहा है, ये बोला था ना ऐसे, फिर नौटंकी बाज। चुप, 1 minute इज ओवर। हाँ गाइस, कॉपी नहीं करने का, चीटिंग नहीं करने का। दीदी अभी तक एक ही पॉइंट हुआ है लिख के। डन। किसका किसका हो गया, हाथ ऊपर करें। नाइस। बाकी पब्लिक क्या कर रहा है यार, कमान लिख रहे हैं, मतलब मजाक चालू है यार। 2 मिनट हो गए दोस्तों, नहीं लिखने का हो गया क्या? 2 मिनट, टाइमर स्टॉप हो चुका है। कितने पॉइंट्स हो गए जिनका अभी तक बाकी है? ओके, चलो लेट्स गो अहेड नाउ। दस पॉइंट पे कॉन्फिडेंस है? अच्छा खासा। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अभी अपने को मेहनत करनी है अगले 11 पॉइंट पे, ठीक है ना? चलो खेलते हैं। यस, whenever you ready। दीदी मान नहीं रही है, अभी घर जाके कंप्लीट करने का उसको, बट इंडिपेंडेंटली, या जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके खुद से लिखने का। सुजल बस ना, अरे बस ना, बस बस। बोलो ना, कुछ मेरे को पढ़ाना है अभी आगे। शुरू करूं? नाउ आफ्टर 10 पॉइंट्स अगले 11 पॉइंट के लिए अलग से मेहनत करेंगे। मतलब कैसा उसको ब्रेक डाउन करेंगे एकदम पूरे, मतलब 21 पॉइंट्स एक साथ बोला तो मतलब वो दिमाग को थोड़ा ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट 10 पॉइंट्स, देन 11 पॉइंट्स, इजी है। फर्स्ट 10 पॉइंट्स इट इज नाउ ऑन योर फिंगर टिप्स, खट 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 बोल सकते हैं उसका, ठीक है? यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉड। बात सुनना, रिपोर्टिंग हो रहा है फ्रॉड के ऊपर, सुनना है ना आपको? रिपोर्टिंग हो रहा है फ्रॉड के ऊपर, एरर की बात नहीं हो रही। पहले इतना ध्यान में रखना, जो जो बोल रहा हूं वो लिखते जाना। फ्रॉड नॉट एरर, ऐसा लिखने का, एक्टिव रहने का। ये अभी सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बाद में फिर क्या होता है ना, वो लॉस इन ट्रांजिट होता है। फिर क्लास में अरे सर ने बहुत भारी पढ़ाया था, घर पे जाके अरे क्या पढ़ाया आदमी ने, फालतू की टाइम पास वेस्ट हो गई। तो लिखने का ये सब चीजें। और मेरी बात सुनो, ये आपने काम जो है ना, ये हर थ्योरी लेक्चर में करना आपने, कि कोई भी पैराग्राफ, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टीचर्स आपको समझा रहे, उसमें आपको क्या समझा वो नोट डाउन करो। चाहे 2-4 वर्ड लिखो, की वर्ड्स लिखो कि उसका मतलब क्या है, बट मेक श्योर यू राइट। एग्जाम्पल्स जो क्लास में बोलते, कोई एग्जाम्पल्स लिखता नहीं है, एग्जाम्पल्स भी लिखो। ये आपको खुद से होके प्रोएक्टिवली ये काम करना है, समझे बात को? जब आपके नोट्स में वो यहां वहां स्क्रिबलिंग रहेगा ना, तो देन यू विल टेंड टू रिमेंबर व्हाट डिस्कशन हैपेंड इन द क्लास। एंड जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, आपको चीजें फटाफट रिकॉल होगी। मेरी बात को समझना बच्चों, थोड़ा इज्जत दो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अभी क्लास में बैठ के 2 घंटे जो एफर्ट अभी लोगे, दैट विल बी गिविंग यू अ गुड अमाउंट ऑफ कंफर्ट व्हेन यू डू सेल्फ स्टडी एंड अ वेरी calm and peaceful state of mind one day before exam, because you will be easily remembering all the stuff. So your efforts, what you do in class is very important.
कुछ बच्चे ऐसे बहुत नेक इरादे रख के चलते हैं कि अभी मैं सुन लेता हूं, घर जाके बाद में नोटिंग करता हूं, वो बाद में कभी नहीं आता। इतिहास गवाह है। अब अपने आप से पूछ लेना, आज तक कब किया ऐसा बाद में? स्टार्टिंग में एक आध 2 दिन किया होगा, फिर बाद में आज और कल का एक साथ कर लूंगा, फिर एक हफ्ते का एक साथ बाद में कर लूंगा, फिर एक महीने का, फिर एक काम करता हूं दोस्त की बुक लेके कर लूंगा। दोस्त तो कुछ बुक नहीं देता क्योंकि दोस्त की भी बुक खाली है। सही है ना? यस। सो मेक श्योर व्हाट यू डू इट राइट नाउ। सो फ्रॉड की बात हो रही है। फ्रॉड मतलब इंटेंशनल एक्ट। फ्रॉड मतलब इंटेंशनल एक्ट, जानबूझ के धोखा देने की इच्छा से कोई अगर काम किया गया है उसको हम लोग फ्रॉड कहते हैं। तो कारों में हमको गलतियां रिपोर्ट करनी है, बट वो गलतियां यदि जानबूझ के की गई है तो वो रिपोर्ट करना है। तो आप जब भी ऑडिट करोगे और कोई आपको मिस्टेक नजर आती है तो उस मिस्टेक में आपने फर्स्ट इंटेंशन को ढूंढना है कि वेदर इट वॉज एन इंटेंशनल मिस्टेक और एन अनइंटेंशनल मिस्टेक। इफ इट इज एन अनइंटेंशनल मिस्टेक, इट विल नॉट क्वालिफाई टू बी रिपोर्टेड ओवर हियर, बट इफ इट इज एन इंटेंशनल वन देन यू हैव टू रिपोर्ट ओवर हियर। सही बात है एकदम? यस सर। उसके बाद वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, कंपनी ने किया हो या कंपनी पे किया हो, तो आपने ऐसे बहुत जरूरी है, यहां पे आप लिखे ऐसा ने, यहां पे आप लिखे ऐसा पे। समझे? दिस इज व्हाट विल हेल्प यू। बराबर? मैं बस एक बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है? सो कंपनी ने, क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे बच्चा? कंपनी ने किया हो या कंपनी पे किया हो, सारे टाइप के फ्रॉड अपने को यहां पे फर्स्ट रिपोर्ट करना है। ये बात पहुंची आप तक? बोलो ना कुछ। सो एनी फ्रॉड, और मैं क्या बोल रहा हूं? एनी फ्रॉड, कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड रिपोर्ट करना है। हैव बीन नोटिस्ड, क्या बोल रहे हैं यहां पे? हैव बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ यस, बाकी अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा कुछ है तो भाई अमाउंट ऑफ फ्रॉड, कितना फ्रॉड का अमाउंट है वो इंडिकेट कर ले। आई बात समझ में आपको? यस सर। जैसे एक सिंपल एग्जांपल रहे कि जैसे कंपनी के एम्प्लॉइज ने किकबैक्स लिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ किकबैक? नो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि अभी मैं मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में हूं, या सॉरी सेल्स नहीं, परचेज डिपार्टमेंट में हूं, मैं कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट में हूं। अब फॉर एग्जांपल यहां पे जो सताक्षी है, शी इज अ वेंडर ऑफ से एनी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल विच माई कंपनी नीड्स। ठीक है ना? तो व्हाट हैपेंड, सताक्षी इज ऑफरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर 100 रुपीज। ठीक है? आई एम इनटू द परचेज डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट आई डू इज आई गो एंड टेल सताक्षी दैट बाबा सुनो, ये प्रोडक्ट आप बिलिंग 120 रुपए का करो, 100 में मत दो, 120 रुपए में दो कंपनी को। सताक्षी इज लाइक बट इट्स 100 रुपीज, व्हाई विल आई गिव इट 120? यहां पे मैं क्या बोलता हूं, तुम नहीं समझे। अब 120 में बिलिंग करो, मैं 120 के हिसाब से पेमेंट निकालता हूं आपका। जो 20 रुपए जो ऊपर गए ना, 10 आप रखो, 10 में और दो। आई एम गेटिंग अ किकबैक, आई एम गेटिंग अ कमीशन फॉर चीटिंग द कंपनी। आई एम टेकिंग टू फिल माई पॉकेट्स। कंपनी मेरे को तो पैसा नहीं देगा ना। अब मेरे को अगर फ्रॉड करना है, मेरे को चीटिंग करना है, तो मैं क्या करेगा? क्या करेगा? मैं बाहर महंगे में खरीदेगा, बाहर वाले के साथ अरेंजमेंट करेगा, कुछ ऐसा कि जो इन्फ्लेटेड प्राइस है उसमें का आधा तू रख, आधा मेरे को दे। सही बात है ना? या तो मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा हूं, उसमें तू मेरे को कमीशन दे। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज व्हाट? किकबैक्स। इट्स अ फ्रॉड ना, इट्स एन इंटेंशनल एक्ट ना। अरे बोलो यस और नो? यस सर। तो एनी फ्रॉड, अभी ये जो फ्रॉड है ये किसने किया है? कंपनी पे किया है ना। ये कंपनी ने नहीं किया, कंपनी पे हुआ है। सही बात है एकदम? यस सर। कभी कभी कंपनी भी कर सकती है किसी के साथ फ्रॉड। जब आपको प्रोडक्ट दिखाया तो वो बढ़िया सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखाया, बोले ऑर्डर प्लेस करो, ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बट व्हेन यू एक्चुअली सप्लाई द प्रोडक्ट, बराबर आपको क्या मिलेगा? लो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कंपनी ने किया हुआ फ्रॉड है ये। जैसे नहीं तो फॉर एग्जाम्पल समझो बात को, जैसे अभी अपन 12 दिन यूट्यूब पे लेक्चर चला रहे थे। 12 दिन सर ने क्या पढ़ाया सर, 1 नंबर,
मतलब दिखाया एक नंबर क्या पढ़ा है सर। आज अभी यूट्यूब पे नहीं है, आज अभी अपन अपने घर में खेल रहे हैं। अभी अपन आज अभी ना क्या है, अभी एडमिशन हो गया, सब हो गया, चलो अब कैसे भी पढ़ाओ। तो ये क्या हुआ, ये क्या, सारी बातें काल्पनिक है तो है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फ्रॉड बोलेंगे नहीं कि धोखा दिया सर ये आपने। तुम चुप बैठो रे, ठीक है ना, हो गया। किसको रिफंड चाहिए तेरे को, रोज 1 रुपया लेके जाना मेरे से, ठीक है। चलो क्लियर है एकदम बात, यस सर। तो आप समझिए किसी भी टाइप का फ्रॉड हो, एनी फ्रॉड लिखा ना वहां पे, एनी फ्रॉड विच हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड। तुम समझो बात को, मेरे को ढूंढने जाने का नहीं है एज एन ऑडिटर, मेरे को ढूंढने जाने का नहीं है फ्रॉड किधर है, ढूंढो ढूंढो। वो क्या बोला, अगर भाई कोई फ्रॉड नोटिस किया है या अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है ऑलरेडी कंपनी ने या कंपनी पे, तो भाई वो अमाउंट कितना फ्रॉड का है वो मेरे को बता। रिमेंबर, मेरा यहां पे इंटेंशन फ्रॉड को ढूंढना नहीं है, मेरा यहां पे काम क्या है, जो भी फ्रॉड नोटिस या रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू और फॉल्स के लिए। ऑडिटर्स ड्यूटी अंडर कारो इज नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स बट टू रिपोर्ट ऑन द फ्रॉड्स विच आर ऑलरेडी नोटिस्ड और रिपोर्टेड। समझा क्या बात को, यस सर। दूसरा, वेदर एनी फ्रॉड, वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, बोलो ना, वेदर एनी फ्रॉड अंडर 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये अपन चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। आपको याद है अपन ड्यूटीज पढ़ रहे थे, उसमें एक लिखा था ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 मॉड्यूल 1, वो पढ़ने का, वो उधर है 143:12, 143:11 कारो, 143:12 ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, वो उस मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे फ्रॉड वाले चैप्टर में। बोलो ना कुछ, यस साहब। तो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई फ्रॉड ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है एज पर 143:12, ठीक है ना, इन फॉर्म नंबर कौन सा, एडीटी 4। अब अपन एडीटी 4 पे आए, 3 हो गया, 3 हो गए। एडीटी 1 में अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन देना था, एडीटी 2 में रिमूवल का था, एडीटी 3 में रेजिग्नेशन का था। अब बोलो एडीटी 4, बोलो ना 4, अरे 4 बोलो, 4 फ्रॉड, फास्टर्स बोलो, 4 फॉर फ्रॉड, 4 फॉर फ्रॉड, ओके। सो ध्यान में रहेगा ये, सो इट्स वेरी सिंपल, 4 फॉर फ्रॉड, बोलो 4 फॉर फ्रॉड, 4 फॉर फ्रॉड, ओके, इजी एकदम। वहां पे लिखो, लिखो क्लास में कैसे, 4 फॉर फ्रॉड। सो एज पर रूल 13 वो आपने क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, एनी फ्रॉड, कंपनी ने या कंपनी पे नोटिस रिपोर्ट किया है तो उसको रिपोर्ट करने का। दूसरे पॉइंट में 143:12 में अगर कोई एडीटी 4 में फ्रॉड रिपोर्ट किया हुआ है तो वो भी अपने को कारों में भी उसका जिक्र करना है। बोलो ना कुछ, यस सर। एंड लास्ट पॉइंट, वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड whistleblower complaints if any received during the year by the company. Whistleblower, what is whistleblower, try to understand. वो जो सीटी पहले वाली मारी ना, आपको ऐसे बुलाते वैसी वाली नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ टॉमी को बुलाते वैसे, ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे तेरे को बुलाते हैं, ठीक है। सो सुनो बात को, अगर किसी एम्प्लॉय को पता है कि फ्रॉड हुआ है बट कंपनी के डर से नहीं बोलता है तो फिर उसे इन्वेस्टिगेशन वाले जॉब सिक्योरिटी देते हैं, देन वो फ्रॉड का खुलासा करता है, उसे विसल ब्लोअर बोलते हैं। ओमकार ने बोला है, वेरी गुड ओमकार, मैं भी बोलता चाहता हूं ऐसा ही कुछ, ठीक है। सिंपल सी बात है, विसल ब्लोअर मतलब क्या होता है आप समझिए। देखो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्कीज होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, अलग अलग क्या होते हैं, हायरार्की होती है, लेवल्स होते हैं। अब क्या होता है ना, जो बॉटम लेवल है ना उसको दिख रहा है कि मेरा जो बॉस है ना वो फ्रॉड कर रहा है,
चोरी कर रहा है। अब वो रिपोर्ट किसको करता है? वो उसके बॉस को करता है। वो उसके बॉस को थोड़े बोलेगा सर आप चीटिंग कर रहे हो, सर आप सही नहीं कर रहे हो। अब वो क्या होता है फिर, वो जो जिसको मतलब जो चोरी कर रहा है उसी को जाके कंप्लेंट कर रहा है और अच्छा चल तू निकल ले कंपनी से, तो उसको डर लगता है। तो इसीलिए दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, मतलब वो कभी भी नोटिस में नहीं आते हैं और इसके वजह से कंपनी को नुकसान होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। इसीलिए आज के तारीख में टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि अपनी कंपनी में सारा कामकाज बढ़िया तरीके से चले, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक मैकेनिज्म लगता है विच इज कॉल्ड एज विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, जिसके तहत अगर किसी भी कोई भी लेवल के एम्प्लॉय को अगर दिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है और उसको अगर सीनियर मैनेजमेंट के नोटिस में लेके आना है, तो वो स्ट्रेट वे डायरेक्ट लाइन खुला है, उसको लेवल्स हायरार्की के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टॉप लेवल को बता सकता है वो, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसको जॉब सिक्योरिटी वगैरह सब रहेगा बराबर, उसको प्रोटेक्शन वगैरह भी दिया जाएगा। नहीं तो बाद में उसके वजह क्या, अगर उसका नाम भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ताकि नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई उसको मतलब अगेंस्ट कुछ गलत काम ना करे, उसको ऐसा भी काम आपके साथ हो सकता है बराबर। तो आप समझिए, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म लगाया जाता है। तो ये जो कंप्लेंट्स जो आती है कंपनीज के सीनियर ऑफिशियल्स के पास, क्या ऑडिटर्स ने उन कंप्लेंट्स को भी ध्यान में रखा क्या, वो आपने रिपोर्ट करना है। पॉइंट पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, वेदर ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। सही है एकदम, यस सर। सो ये अपनी बातें हो गई किसके बारे में, फ्रॉड के बारे में। सो फ्रॉड में मेरा बच्चा 3 पॉइंट है। पहला एनी फ्रॉड, आराम से, ये अभी मार्जिन में लिखने का ऐसा तुम समझो। अभी मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं किस तरीके से। अब फर्स्ट पॉइंट के मार्जिन में क्या लिखेंगे, एनी फ्रॉड। सेकेंड पॉइंट के मार्जिन में क्या लिखेंगे, 143(12) का फ्रॉड। और थर्ड में विसल ब्लोअर WB। तुम समझे क्या? अब आप समझो, यू आर स्टडिंग दिस 1 day बिफोर एग्जाम, या यू आर रिवाइजिंग इट, यू सी द फ्रॉड, फर्स्ट थिंग व्हाट यू लुक फॉर इज व्हाट इज देयर इन द मार्जिन। मार्जिन में आपको 3 वर्ड ही दिखते, एनी फ्रॉड, 143(12), WB। अंदर का कंसेप्ट आपको पूरा ध्यान में आ गया, आपको अंदर लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम समझे क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दिस इज हाउ थियरीज आर टू बी स्टडीड, कि उस पैराग्राफ का क्या क्रक्स है। यू अंडरस्टैंड क्रक्स, इंपॉर्टेंट पार्ट, वो मार्जिन में लिखने का और आगे बढ़ने का। सही है एकदम। तो आज के लिए इतना ही, आज का समय खत्म हो गया है ना, बहुत जल्दी जा रहा है यार समय, ऐसा कुछ। चलो ठीक है, सुनो, कल आएंगे और सीधा निधि कंपनी से स्टार्ट करेंगे। कल कोई भी टॉपिक का रिवीजन नहीं होगा, कल आएंगे सीधा इसको बजाएंगे, ठीक है। यस, सो टुमारोज लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। जो नीचे बैठे क्लास में अगर कुछ क्वेरी होगी तो ऊपर आके पूछ सकते हो, ठीक है ना, आई एम वेटिंग ओवर हियर, ओके, यस।